नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस जो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आयुध निर्माण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, आयुध निर्माण है क्या एक्चुअल में? आयुध निर्माण की अगर हम बात करें तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है उसको हम आयुध निर्माण कहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें आयुध निर्माण की, तो ये हर वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। और आयुध निर्माण की के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो दोस्तों आयुध निर्माण को हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में कहते हैं। भारत में आजादी से पहले आयुध निर्माण फैक्ट्री लगाई गई थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आयुध निर्माण फैक्ट्री का जो निर्माण कार्य किया गया था, यानी फर्स्ट फैक्ट्री आयुध निर्माण का कार्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है दोस्तों, मिलिट्री से संबंधित जो इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो व्हीकल हो या गन हो, आर्म्स से रिलेटेड जो वर्क किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब दोस्तों 1801 में वर्ष 1801 में कोलकाता के काशीपुर में देश का पहला आयुध कारखाना स्थापित किया गया था। यानी 1801 में कोलकाता में एक स्थान है काशीपुर, वहां पे अंग्रेजों के द्वारा आयुध कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में वर्तमान में 39 आयुध निर्माण जो कि 24 विभिन्न स्थानों पर हैं। और जो 39 के बाद जो 40वां जो आयुध निर्माण यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना बिहार के नालंदा में की जाने वाली है। यानी अभी वर्तमान में 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो कि 24 स्थानों पर हैं। और फर्स्ट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1801 में कोलकाता के काशीपुर में की गई थी। और ये आज़ादी से पहले की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। और आयुध निर्माण की बात करें तो इसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते हैं। हर वर्ष 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो अगर बात करें दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो नेशनल आइकन या राष्ट्रीय आइकन घोषित किया जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा हर वर्ष घोषित किया जाता है। तो जब जैसे कि अगर हम बात करें चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में शीतल देवी को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों शीतल देवी की अगर हम बात करें तो ये पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं। और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन नॉमिनेट किया गया है। अब दोस्तों शीतल देवी की बात करें तो ये अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी इन्होंने जीता है। भारत में अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो राजीव कुमार जी हैं। और अभी हाल ही में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। तो ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं। और उनके जो नीचे जो होते हैं वो भी मुख्य निर्वाचन आयोग के नीचे जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू हैं। दोनों चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड आईएएस हैं। और अगर हम बात करें भारत का चुनाव डिपार्टमेंट जो होता है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, भारत के संविधान के 324 के अंतर्गत ये कार्य करता है। और एक बार जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो वो अपने कार्यकाल से
6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और या कह सकते हैं या उनकी जो एज है वो 65 के आसपास होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। अगर उनका कार्यकाल 6 साल कंप्लीट हो गया तो रिटायर हो जाएँगे, या तो उनकी एज ओवर हो गई है तब उस कंडीशन में रिटायर हो जाएँगे। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमेटी के माध्यम से जब रिकमेंडेशन जाता है नाम का, तो उसके बेस पे किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से हाल ही में रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों रतन टाटा जी की बात करें तो परोपकार कार्यों के लिए रतन टाटा जी को मिला पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है। अब रतन टाटा जी की बात करें तो इन्होंने अपनी जो इनकम थी उसको अपनी जो एक फाउंडेशन है इनके द्वारा उस फाउंडेशन टाटा टे जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से, टाटा सन्स ट्रस्ट के माध्यम से अपनी पूरी इनकम को इन्होंने दान किया है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और पद्म भूषण 2000 में ही इनको दिया जा चुका है, और इस वर्ष 2024 में इनको परोपकार कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में कहें तो एनसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों एनसीएल के जो नए सीएमडी बने गए हैं सीएमडी, तो वो हैं बी साईराम। बी साईराम इनका इन्होंने अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले इन्होंने ज्वाइनिंग की है। और इनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो बी साईराम को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों एनसीएल की, तो एनसीएल जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में इनकी द्वारा जो ओपन कास्ट माइंस होती हैं उसका इनकी माइंस है। और लगभग ये दोनों राज्यों और दोनों जिलों में मिला करके 10 से अधिक इनकी ओपन कास्ट माइंस हैं। और एनसीएल का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये पंजरे भवन जिला सिंगरौली में स्थित है। और अगर हम बात करें दोस्तों ये जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी कोल इंडिया जो महारत्न कंपनी है उसके अंतर्गत मिनी रत्न कंपनी है एनसीएल। और इसका जो पूरा कार्यभार होता है ये कोल इंडिया के अंतर्गत आता है, यानी कोल इंडिया का जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको एनसीएल को फॉलो करना पड़ता है। कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ष 1975 में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये है पूरा विवरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वां नंबर, नई दिल्ली में नवनिर्मित नौसेना भवन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो अगर हम बात करें दोस्तों नौसेना भवन की, तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अमित शाह की बात करें तो ये जो है होम मिनिस्टर हैं भारत के, अजीत डोभाल हैं, ये इनको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है एनएसए के ये एडवाइजर हैं। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये दोस्तों भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद थोड़ा और इस चीज के बारे में जान लें तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दिल्ली में जो छावनी इलाका है जिसको हम कैंट कहते हैं, वहां पे भारतीय नौसेना भवन के अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया। तो इसका नाम की अगर हम बात करें तो नौसेना भवन रखा गया है। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो इनके नाम पर
भारतीय इतिहास का सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बना है, जो कि इनके द्वारा पार्लियामेंट में दिया गया था बजट के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी ए नंबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हम बात करें दोस्तों, सेलस। सेलस जो है वो एक जो देश है, वहाँ की जो सेना है और भारत की जो सेना है, इनके द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय सेना की टुकड़ी, भारतीय सेना और सेलस रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 18 मार्च से 27 मार्च 2024 तक सेलस में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लमितीय का अर्थ है मित्रता। तो जो इस इनकी लैंग्वेज है, इसमें लमितीय का अर्थ होता है मित्रता से। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, सीबीएसई जिसको हम कहते हैं, सीबीएसई सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड जो है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो हाल ही में अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों, केंद्रीय या केंद्र या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस, यानी ये सीनियर आईएएस हैं, जो कि जिनका नाम राहुल सिंह है, को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 2 मई 1929 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1.4 करोड़ का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। पेनाल्टी पेनाल्टी लगाया गया है। और अगर हम बात करें रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में था, यानी जब 1935 में इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी, तो इसका कार्यालय 1935 में कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी ये स्थायी रूप से, यानी उसको परमानेंटली मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था। आरबीआई के द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के अनुपालन न करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो अगर हम बात करें दोस्तों मोहम्मद मुस्तफा की, तो इन्हें हाल ही में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फिलिपींस फिलिस्तीन प्रधानमंत्री बनाए गए मोहम्मद मुस्तफ़ा। और फिलिस्तीन की राजधानी की बात करें तो मनीला इसकी राजधानी है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कैसा लगा सेशन, तो इसके लिए कमेंट भी एक प्यारा सा छोड़ दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।